नमस्ते और स्वागत है। आज हम उस सफ़र पर बात करने वाले हैं जिसने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है, कंप्यूटिंग का सफ़र। बिल्कुल। ये सोचना भी अजीब लगता है कि सिर्फ कुछ दशकों पहले कंप्यूटर विशालकाय कमरों में बंद, मतलब गिने चुने वैज्ञानिकों की चीज़ हुआ करते थे। और आज वही ताकत हमारी जेब में है और एक अदृश्य क्लाउड में जो हमारी डिजिटल जिंदगी को चलाता है। और ये सिर्फ हार्डवेयर के छोटे होने की कहानी नहीं है। हाँ, ये उन बड़े आइडियाज की कहानी है जिन्होंने एक के बाद एक क्रांति को जन्म दिया। हर नई तकनीक ने एक ऐसी समस्या को हल किया जो पिछली तकनीक ने पैदा की थी। सही। और आज हम जिन स्रोतों पर बात करेंगे, तकनीकी इतिहास की टाइमलाइन से लेकर एकेडमिक पेपर्स तक, वो हमें दिखाएंगे कि ये सफर कितना दिलचस्प और जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है इन बिंदुओं को जोड़ना, उन शुरुआती वैक्यूम ट्यूब से लेकर आज के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तक। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआती दिनों से, जब कंप्यूटर का मतलब था हजारों चमकती हुई वैक्यूम ट्यूब्स। हाँ, वैक्यूम ट्यूब्स एक क्रांति तो थी, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारी समस्याएं भी लाईं। हमारे स्रोतों में SCSC का जिक्र है, मतलब सिलेक्टिव सीक्वेंस इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। अच्छा। वो एक विशाल मशीन थी। और यहाँ एक मजेदार तथ्य है, इसी मशीन ने 1969 के अपोलो मून मिशन के लिए शुरुआती गणनाएं की थी, जिनसे चांद की स्थिति का पता लगाया गया। लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। कीमत मतलब सिर्फ पैसों में नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी दो सबसे बड़ी कीमतें थीं, बिजली और भरोसा। एक कंप्यूटर जिसमें 20,000 ट्यूब्स हों, उसे चलाने में 100 किलोवाट से ज्यादा बिजली लगती थी। बाप रे, मतलब एक छोटे मोहल्ले जितनी? हाँ, लगभग। और दूसरी, भरोसा। हजारों ट्यूब्स में से कोई एक भी फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम ठप। उस जमाने के इंजीनियर्स मजाक में कहते थे कि उन्हें रोज सुबह कंप्यूटर को डीबग करना पड़ता था। अच्छा। और इसका मतलब सचमुच में सिस्टम के अंदर मरे हुए कीड़ों, मतलब बग्स को ढूंढकर निकालना होता था, जो गर्मी से आकर्षित होकर शॉर्ट सर्किट कर देते थे। तो इन दिक्कतों को देखकर लगता है कि पूरी इंडस्ट्री एक दीवार से टकरा गई थी। जाहिर इसका कोई तो तोड़ निकला होगा। और वो तोड़ था ना, ट्रांजिस्टर। 1947 में बेल लैब्स में हुआ यह आविष्कार कंप्यूटिंग की दुनिया के लिए एक गेम चेंजर था। ये वैक्यूम ट्यूब से बहुत छोटे, ज्यादा भरोसेमंद थे और बिजली भी ना के बराबर खाते थे। यहीं से कंप्यूटिंग की दूसरी पीढ़ी शुरू हुई। मैनचेस्टर ट्रांजिस्टराइज कंप्यूटर और IBM के 608 मॉडल इसके शुरुआती उदाहरण थे। और IBM ने इस नींव पर कुछ बहुत बड़ा बनाया है ना, सिस्टम 360, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में बार बार आता है। इसे इतना ऐतिहासिक क्यों माना जाता है? सिस्टम 360 सिर्फ एक तेज कंप्यूटर नहीं था, वो एक नया नजरिया था। उससे पहले हर कंप्यूटर मॉडल का अपना अलग डिजाइन होता था। अच्छा। अगर कोई कंपनी नया कंप्यूटर खरीदती तो उसे अपने सारे सॉफ्टवेयर जीरो से फिर लिखवाने पड़ते थे। सोचिए कितना बड़ा सिरदर्द। हाँ, बहुत महंगा भी पड़ता होगा। बिल्कुल। सिस्टम 360 ने पहली बार आर्किटेक्चर और इम्प्लीमेंटेशन के आइडिया को अलग किया। इसका क्या मतलब हुआ आम भाषा में? इसका मतलब यह था कि IBM ने कंप्यूटरों का एक पूरा परिवार बनाया, छोटे, मीडियम, बड़े, लेकिन उन सबका मूल आर्किटेक्चर एक ही था। अच्छा, तो नतीजा एक ही सॉफ्टवेयर उन सभी मॉडलों पर चल सकता था। यह सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं था, इसने व्यापार करने का तरीका बदल दिया। पहली बार सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज बन गया जिसे आप सालों तक इस्तेमाल कर सकते थे, भले ही आप अपना हार्डवेयर अपग्रेड करें। कमाल है। यानी यहीं से आज की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का असली बीज पड़ा। आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर एक डिस्पोजेबल चीज से एक वैल्यूएबल एसेट बन गया। और चीजें और भी छोटी हो गई, इंटीग्रेटेड सर्किट या IC के साथ। हाँ, ये तीसरी पीढ़ी थी। अब हजारों ट्रांजिस्टर्स एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर फिट हो सकते थे। यहीं से मूर्स लॉ का आइडिया आया कि हर 2 साल में एक चिप पर ट्रांजिस्टरों की संख्या दुगनी हो जाएगी। सही। और ह्यूलेट पैकेट का 2116A जैसे कंप्यूटरों ने इसे हकीकत बनाया। तो कमाल है, मशीनें बहुत ताकतवर हो गईं, छोटी हो गईं, लेकिन वे सब अपनी अपनी दुनिया में अकेली थी। अगला बड़ा सवाल ये था कि इन अलग थलग पड़े दिमागों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए। बिल्कुल। शुरुआती नेटवर्क बहुत खास मकसद के लिए बने थे, जैसे अमेरिकी वायुसेना के लिए सेज डिफेंस सिस्टम या अमेरिकन एयरलाइंस का सेब्रे, जो पहला ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम था। ये अपने आप में क्रांतिकारी थे, पर ये बंद दुनिया थे। एक सिस्टम दूसरे से बात नहीं कर सकता था। तो वो कौन सा आइडिया था जिसने इन दीवारों को तोड़ा? वो आइडिया था ARPANET और उसके पीछे की तकनीक पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग। हाँ, इसे समझने के लिए पारंपरिक फोन लाइन का सोचिए।
जब आप कॉल करते हैं तो आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच एक समर्पित लाइन, एक सर्किट खुला रहता है। हाँ, चाहे आप बात कर रहे हो या नहीं। बिल्कुल। पैकेट स्विचिंग में आपकी जानकारी, चाहे वो ईमेल हो या वेब पेज, को छोटे-छोटे पैकेट्स में तोड़ा जाता है। हर पैकेट को मंजिल का पता दिया जाता है और नेटवर्क पर छोड़ दिया जाता है। यानी जानकारी भेजने का एक ज्यादा लोकतांत्रिक और मजबूत तरीका। अगर एक रास्ता बंद है तो पैकेट दूसरा रास्ता खोज लेगा। एग्जैक्टली। हमारे एक स्रोत में लिखा था कि शुरुआत में AT&T जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने इस आइडिया को बिल्कुल पसंद नहीं किया था। उन्होंने तो इसे सिरे से खारिज कर दिया था। ये उनके सर्किट स्विचिंग वाले फोन नेटवर्क के मॉडल के एकदम खिलाफ था। लेकिन इसी आइडिया पर विंडसर्फ और बॉब कान ने TCP/IP प्रोटोकॉल बनाया, जो आज भी इंटरनेट की रीढ़ है। सही। ये भी मानना होगा कि ये सिर्फ एक अमेरिकी प्रयास नहीं था। फ्रांस में लुई पुजान का साइक्लोडिस प्रोजेक्ट भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। और फिर ये सरकारी और एकेडमिक प्रोजेक्ट आम लोगों तक पहुंचा जब टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया। यहाँ एक आम गलतफहमी है, कई लोग इंटरनेट और वेब को एक ही चीज समझते हैं। हाँ, और इसे समझना जरूरी है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सड़कों का नेटवर्क। इंटरनेट देश भर में फैली सड़कें और हाईवे हैं। वो पूरा हार्डवेयर और केबल का बुनियादी ढांचा। अच्छा। और वर्ल्ड वाइड वेब उन सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां, दुकानें और घर हैं। मतलब वो वेबसाइट्स, वीडियोस और जानकारी जिसे आप ब्राउजर के जरिए एक्सेस करते हैं। तो टिम बर्नर्स-ली ने हमें वो तरीका दिया, URL, HTTP, HTML, जिसे हम उस जानकारी तक आसानी से पहुंच सकें। बिल्कुल। 1990 में सर्न में काम करते हुए। लेकिन जब कोई चीज इतनी बड़ी और ग्लोबल हो जाए तो उसे चलाता कौन है? कौन नियम बनाता है? क्या कोई एक कंपनी या सरकार इसे कंट्रोल करती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और अच्छी बात यह है कि इसे कोई एक संस्था कंट्रोल नहीं करती। तो फिर? बल्कि कई संस्थाएं मिलकर काम करती हैं। जैसे ITEF यानी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। वो तकनीकी स्टैंडर्ड बनाती है ताकि अलग-अलग डिवाइस एक दूसरे से बात कर सकें। और डोमेन नेम का क्या? उसके लिए ICANN जैसी संस्थाएं हैं जो डोमेन नेम जैसे google.com और IP एड्रेस का हिसाब रखती हैं। ये एक तरह से इंटरनेट की फोन बुक की तरह काम करती हैं। इनका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि इंटरनेट खोला और ग्लोबल बना रहे। ठीक है, तो इस सब ने हमें आज के दौर तक पहुंचा दिया है। हार्डवेयर छोटा हो गया, नेटवर्क ग्लोबल हो गया, लेकिन आज हम क्लाउड, एज, फॉग जैसे शब्द सुनते हैं। ये नए कंप्यूटिंग मॉडल्स असल में हैं क्या? ये सभी कंप्यूटिंग की लोकेशन से जुड़े हैं। सबसे पहले क्लाउड को समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कंप्यूटिंग रिसोर्स जैसे स्टोरेज या प्रोसेसिंग पावर आपके कंप्यूटर पर नहीं बल्कि इंटरनेट पर कहीं दूर बड़े-बड़े डेटा सेंटरों में मौजूद हैं। आप उन्हें किराए पर लेते हैं और पे एज यू गो मॉडल पर पैसे देते हैं। जितना इस्तेमाल करो उतना पैसा दो। इसने तो स्टार्टअप्स के लिए पूरी दुनिया ही बदल दी होगी, है ना? अब उन्हें अपना महंगा सर्वर रूम बनाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। Amazon का AWS, माइक्रोसॉफ्ट का Azure और गूगल का GCP, इन क्लाउड प्लेटफॉर्मों ने इनोवेशन की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया। कोई भी छोटे से छोटा स्टार्टअप आज ग्लोबल स्किल का एप्लीकेशन बना सकता है। सही। क्योंकि उसे इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन हमारे स्रोतों में ग्रिड, फॉग और एज कंप्यूटिंग का भी जिक्र है। अगर क्लाउड इतना अच्छा है तो इनकी क्या जरूरत पड़ी? क्या ये सिर्फ नए बज़वर्ड्स हैं? नहीं, ये अलग-अलग तरह की समस्याओं को हल करते हैं। ग्रिड कंप्यूटिंग का आइडिया तो दुनिया भर के कंप्यूटरों की खाली पड़ी प्रोसेसिंग पावर को जोड़कर एक वर्चुअल सुपर कंप्यूटर बनाना है। खासकर वैज्ञानिक रिसर्च के लिए। हाँ, लेकिन एज और फॉग ज्यादा दिलचस्प हैं। ये क्लाउड के बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। इनका मकसद कंप्यूटिंग को डेटा सेंटर से निकालकर वापस डेटा के स्रोत के पास लाना है। ऐसा क्यों? डेटा को क्लाउड में भेजना ज्यादा आसान नहीं? हमेशा नहीं। इसे ऐसे सोचिए, अगर आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार को ब्रेक लगाने का फैसला लेने के लिए हर बार सैकड़ों किलोमीटर दूर क्लाउड सर्वर से पूछना पड़े तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ, कुछ मिलीसेकंड्स की देरी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। इसी देरी को लेटेंसी कहते हैं। अच्छा। एज कंप्यूटिंग का मतलब है कि कार का अपना दिमाग है जो तुरंत फैसले लेता है, डिवाइस पर ही। और फॉग कंप्यूटिंग? और फॉग कंप्यूटिंग उस कार के दिमाग और मेन क्लाउड के बीच एक लोकल मैनेजर की तरह है, जो कुछ जरूरी जानकारी को पास में ही प्रोसेस कर लेता है। 5G अपनी तेज रफ्तार और कम लेटेंसी की वजह से इन तकनीकों को और बढ़ावा दे रहा है। और ये सीधे तौर पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT से जुड़ता है। हम सिर्फ स्मार्ट थर्मोस्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। सोचिए, एक खेत में लगे हजारों सेंसर्स जो मिट्टी की नमी और फसल की सेहत पर नजर रख रहे हैं। या एक फैक्ट्री की मशीनें जो खुद बताती हैं कि उन्हें मेंटेनेंस की कब जरूरत है।
सही, इन सब में तुरंत डेटा प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। सही कहा। और इन जटिल सिस्टम्स के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं। हमारे स्रोत दो दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स का जिक्र करते हैं, डेटा ग्रेविटी और डेटा फ्रिक्शन। डेटा ग्रेविटी। हाँ, डेटा ग्रेविटी का मतलब है कि जैसे जैसे एक जगह पर डेटा इकट्ठा होता जाता है, वो और ज्यादा एप्लीकेशंस और सेवाओं को अपनी ओर खींचता है, ठीक वैसे ही जैसे एक ग्रह का गुरुत्वाकर्षण। अच्छा, तो इससे उस डेटा को कहीं और ले जाना बहुत मुश्किल और महंगा हो जाता है। बिल्कुल। और डेटा फ्रिक्शन, डेटा फ्रिक्शन उस डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाने में आने वाली बाधाएं हैं, चाहे वो सुरक्षा के नियम हों, अलग-अलग फॉर्मेट हों या बस नेटवर्क की धीमी गति। आज के सिस्टम डिजाइनरों का एक बड़ा काम इन दोनों समस्याओं से निपटना है, ताकि डेटा जहां भी हो उसका सही इस्तेमाल हो सके। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें, कमरे जितने बड़े कंप्यूटर से लेकर हमारी हथेली पर मौजूद डिवाइस और इन अदृश्य ग्लोबल सिस्टम तक, ये वाकई कमाल है। ये कहानी सिर्फ इनोवेशन की नहीं, बल्कि हर पीढ़ी द्वारा पिछली पीढ़ी की समस्याओं को सुलझाने की है। बिल्कुल। वैक्यूम ट्यूब अविश्वसनीय और गर्म थे, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। अलग-अलग कंप्यूटर एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे, तो सिस्टम 360 जैसा आर्किटेक्चर बनाया गया। कंप्यूटर अलग-थलग थे, तो इंटरनेट बनाया गया। और जब केंद्रीयकृत क्लाउड कुछ कामों के लिए धीमा साबित हुआ, तो एज कंप्यूटिंग का उदय हुआ। ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। और अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार। हमारे स्रोत 1990 के दशक के अंत के टेलीकॉम बबल की तुलना आज एआई कंप्यूटिंग में हो रहे भारी निवेश से करते हैं। हाँ, ये एक बेहतरीन तुलना है। उस समय कंपनियों ने भविष्य की जरूरतों का अंदाजा लगाकर जरूरत से कहीं ज्यादा फाइबर ऑप्टिक केबल बिछा दिए थे, इतना कि उस डार्क फाइबर का पूरी तरह से उपयोग होने में लगभग 1 दशक लग गया। सही। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्या हम आज भी बड़े पैमाने पर एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर केवल इस विश्वास पर बना रहे हैं कि बड़ा हमेशा बेहतर होता है? और अगर ऐसा है, तो आज से 1 दशक बाद कौन से ऐसे अप्रत्याशित एप्लीकेशंस और व्यापार मॉडल उभरेंगे जो इस विशाल क्षमता का उपयोग करेंगे, जिनके बारे में हम आज सोच भी नहीं सकते? ठीक वैसे ही जैसे उस डार्क फाइबर ने बाद में YouTube और Netflix जैसी वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं को संभव बनाया, जिनके बारे में 2000 में किसी ने सोचा भी नहीं था।